लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रीम फंक्शन की। तो स्ट्रीम फंक्शन जो है वो 2D में एक स्केलर फंक्शन होता है ऐसा, जिसकी मदद से हम वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स, 2D में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो दोनों कंपोनेंट एक्स वाई या आर थीटा, दोनों कंपोनेंट जो है वो उस एक फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली वेलोसिटी के दो, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसको एक हम एक स्केलर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रीम फंक्शन यूज करके। तो स्ट्रीम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है स्ट्रीम फंक्शन की। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप स्ट्रीम फंक्शन को देखो तो किसी एक इंस्टेंट पे स्ट्रीम फंक्शन जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन होगा एट एन इंस्टेंट, एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन की, और अगर वो कांस्टेंट हो, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में आइसो सरफेसेस या कंटूर्स जो है वो बनाए थे ना, जैसे आइसोथर्म बनाए थे, या फिर किसी भी उसके वेरिएबल को लेके और उसको हमने लाइन खींची थी जिसपे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो लाइन कैसी दिखती है जिन पे स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट हो। कि फ्लो में अगर मैं ऐसे कुछ लाइंस खींचूं जिसपे हर एक पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन पे, तो 2D की बात कर रहे हैं तो इसलिए लाइन होगी, तो जो है वो साई इक्वल टू C1, ये कांस्टेंट वैल्यू है स्ट्रीम फंक्शन की इस लाइन पे। फ्लो में एक लाइन मैंने ऐसी खींची जिसपे साई की वैल्यू से फॉर एग्जांपल C1 है, ऐसे ही साई की वैल्यू से फॉर एग्जांपल C2 है, मैंने दूसरी लाइन खींच दी, मैंने तीसरी लाइन खींच दी C3। ऐसे करके मैं कितनी भी लाइन खींच सकता हूँ साई की अलग अलग वैल्यू चूज कर करके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लाइंस कैसी दिखेंगी, ये क्या है, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली आइसो कंटूर जो है वो साई का वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो साई एक्स वाई को इक्वल टू सी लिख दिया, इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मेरा इस कर्व की इक्वेशन हो गई। अगर साई की वैल्यू इस लाइन पे सी है तो ये सी हो गई, अगर C1 है तो C1 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं, इसको x के साथ इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर डी साई, दोनों साइड को डिफरेंशिएटिंग, दोनों बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में दोनों साइड जो है वो इसकी हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी साई ओवर डी एक्स is equal to dc over dx and c is constant, so this is equal to 0। ठीक है, तो डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली। अब ये डी साई ओवर डी एक्स क्या है, तो अगर आप चेन रूल यूज करो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो डी साई ओवर डी एक्स को लिखा जा सकता है डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई डी वाई ओवर डी एक्स। और इसकी वैल्यू जो है वो इन लाइन के ऊपर जिस पे साई की वैल्यू कांस्टेंट है वो 0 होगी, अभी हमने देखा। तो इसको अगर रीअरेंज कर दें
बल्कि हाँ, तो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डेल साई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डेल साई ओवर डेल एक्स। और ये जो माइनस है इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बस रीअरेंज करा है मैंने। अब आप ये देखिए डेल साई ओवर डेल वाई क्या है, हमने पीछे कल देखा था कि डेल साई ओवर डेल वाई जो है वो वी एक्स है बेसिकली, ये वी एक्स है। और डेल माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स क्या है, माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स जो है वो वी वाई है बेसिकली, ये जो है ये वी वाई है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर वी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी वाई। अब ये जो इक्वेशन है ये आप पहले ही देख चुके हो, पीछे जब मैंने स्ट्रीमलाइन पढ़ाया था तो ये सेम इक्वेशन स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन थी, ये स्ट्रीमलाइन को डिफाइन कर रही थी ये इक्वेशन। सो बेसिकली नतीजा क्या निकला कि कर्व्स ऑफ कांस्टेंट psi are nothing but streamlines, represent streamlines। सो बेसिकली ये जो कर्व है जिन पे साई की वैल्यू कांस्टेंट है ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रीम लाइन है फ्लो की। ये पहली प्रॉपर्टी हुई स्ट्रीम फंक्शन की। और दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो स्ट्रीमलाइन चूज कर लो फ्लो में, ठीक है, इसके ऊपर अगर साई की वैल्यू साई 1 है और इसके ऊपर साई की वैल्यू अगर साई 2 है, कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये स्ट्रीमलाइंस है, ठीक है। तो दो स्ट्रीमलाइन हमने चूज कर ली और हमने दो पॉइंट्स ले लिए, पहली एक स्ट्रीमलाइन पे पॉइंट लिया ए, दूसरी स्ट्रीमलाइन पे पॉइंट लिया बी, और इनको किसी भी कर्व से हमने ज्वाइन कर दिया, स्ट्रीमलाइन के जो ये कर्व है, ठीक है। अब हमको अगर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है जो कि इस कर्व ए बी से पास हो रहा है, यहां से जो फ्लो फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट से क्यू ए बी है। क्यू ए बी क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है जो कि इस कर्व से जो फ्लो हो रहा है उसका। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहां पे एक डी एल
लेंथ चूज करेंगे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी जहां पे आप चाहें। डी एल जैसे हमने चूज किया, ठीक है। इस कर्व पे एक डी एल हमने लेंथ ले ली। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। सो बेसिकली ये डी एल है, इस लाइन के ऊपर एक डिफरेंशियल लेंथ इंटीग्रेट करने के लिए जो हमें चाहिए। अब ये जो डी एल है, इसमें से v वेलोसिटी, अगर अगर फ्लो की वेलोसिटी यहां पे लोकली v है, कुछ डायरेक्शन में है, और यहां पे इसका dl का जो नॉर्मल है वो n है, तो इस एलिमेंट से कितना जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको v का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा नॉर्मल के साथ। क्योंकि फ्लो जो होगा इस एलिमेंट के अक्रॉस, वो वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट से होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो तो फ्लूइड को इसके एलिमेंट के अलोंग मूव करा रहा है, हमको तो एलिमेंट के अक्रॉस मूव देखना है कि कितना जो है वो फ्लो रेट हो रहा है। तो उसके लिए हमको v का जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का लेना होगा, वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इस dl एलिमेंट के। तो dl से जो जो फ्लो पास हो रहा है, जो वॉल्यूम पास हो रहा है, उसका रेट होगा वेलोसिटी v डॉट n, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनटू dl, जो ये लेंथ है। 2D है इसलिए लेंथ, अगर 3D होता तो ये बेसिकली एरिया लेते। अब क्योंकि हमें ए से लेके बी तक पूरे के लिए फाइंड करना है, तो हमको इसे इंटीग्रेट करना होगा ए से बी तक। ये तो सिर्फ इस डीएल एलिमेंट पे हुआ, और अगर हमको जो है वो पूरे के लिए पूरी लाइन, पूरे कर्व ए बी पे फाइंड करना है, तो इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये जो नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल का डायरेक्शन। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डीएल को डीएक्स और डीवाई की टर्म्स में, कि डीएल चेंज में कितना डीवाई चेंज हुआ और कितना डीएक्स चेंज हुआ, उसकी टर्म्स में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए नॉर्मल का डायरेक्शन। नॉर्मल का डायरेक्शन मतलब ये एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा जो है किसके बराबर होगा, यहां पे आ, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये उसके बराबर, तो ये इसके बराबर आएगा थीटा, ठीक है। तो जो आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा निकल के आएगा, वो होगा dy ओवर dl।
और जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा माइनस डी एक्स ओवर डी एल। माइनस इसलिए क्योंकि हम निगेटिव एक्स में जा रहे हैं, ये जो है वो निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है ए से बी में।
हेलो। क्या भाई, क्लास हो रही है क्या? सर तो चले गए कहीं शायद। यार सर की आवाज तो मुझे बहुत देर से नहीं आ रही थी। मैं कह रहा मुझे ही नहीं आ रही। है कहाँ मतलब 7-8 लोग ही ज्वाइन है। तो क्या करें, लीव हो जाए क्या फिर? अरे अनस भाई तुम ही पढ़ा दो। सर लेफ्ट तो नहीं हो गए। सर लेफ्ट ही हो गए। लेफ्टी तो गए भाई। अनस भाई हेलो। भाई ज्वाइन करके हाँ। सो रहे हैं क्या? हाँ। हेलो। हाँ अव्वल भाई बोलो, पढ़ा दो कुछ। अरे अनस भाई पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अभी। रुको थोड़ा। हेलो। क्या भाई, क्लास हो गया क्या इसके आगे? ये भाई सर आएंगे, अभी मैसेज आया है ग्रुप से। क्या करें सर? सर का डाटा पैक जो है वो कब खत्म हो गया है, इसलिए इंटरनेट एक्सपायर। रिन्यू का 12 बजे के बाद होगा फिर। क्या करें? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक ऑफ है सर आपका। हेलो।
हेलो। ओह सॉरी। ओके। तो मैं बात ये सर कर रहा आपने था। सर आपने कॉस दिया। फाई डी वाई बाई डी एल और साइन माइनस फाई डी एक्स बाई डी एल के बाद से कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वोर्टिसिटी जो है वो 2D में सिर्फ ओमेगा जेड कंपोनेंट होता है वोर्टिसिटी का, 2D के अंदर। तो 2D में जो वोर्टिसिटी होती है वो डेल वी वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स ओवर डेल वाई, ये आप डेल क्रॉस वी जो कर्ल ऑफ वेलोसिटी है उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपने वी एक्स और वी वाई में अपना साई की टर्म्स में जो है वो वेलोसिटी के फॉर्मूला रख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो इक्वेशन निकल के ये आती है कि ओमेगा जेड इज इक्वल टू डेल माइनस डेल स्क्वायर साई। ठीक है, हेलो सर। तो इस तरह। जी। सर आप जी बोलिए। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, कॉस कॉस फाई इक्वल टू कॉस अच्छा थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एल, उसके बाद से सर आपका कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। सेकंड वो बीच प्रॉपर्टी। में, हाँ बीच में इंटरनेट चल वो हो गया था, चला गया था, तो मुझे लगा कि वो कवर हो गया। एनीवे कोई बात नहीं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो थी, सेकंड प्रॉपर्टी में बेसिकली ये था कि आपका जो आपके जो पहली प्रॉपर्टी से तो हमको ये पता चल गया कि हर स्ट्रीम लाइन पे साई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई एक वैल्यू होती है साई की हर स्ट्रीम लाइन पर। ठीक है, तो जैसे इस वाली पे साई 1 है, इस वाली स्ट्रीम लाइन पे साई 2 है। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में हमने कोई भी कर्व ले लिया और उस पे उसमें से कितना फ्लो जो है वो पास हो रहा है वो हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट पास कर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे कर्व पे, तो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट वही है जो नॉर्मल वेलोसिटी इनटू एरिया, अगर 3D की बात करें, या अगर 2D की बात करें तो इनटू लेंथ, वही नॉर्मल वेलोसिटी है। वही सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट है, वेलोसिटी इनटू एरिया। जैसे कल बात हो रही थी ना कंटिन्यूटी इक्वेशन में, v इंटू ए, तो ये बेसिकली वही है, v इंटू ए। यहाँ पे ये एरिया की तरह मान लीजिए और ये आपका v है, नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो अब इसमें हमको ये इंटीग्रेट करने के लिए हमको नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर, कि अगर ये मेरा डीएल है तो ये यहाँ पे मेरा डीएक्स होगा और यहाँ पे इतना मेरा डीवाई होगा, उस इन दोनों को मिला के मेरा डीएल बनेगा, जो लाइन एलिमेंट है जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कर्व के ऊपर। तो ये dx और dy थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप जो एंगल है थीटा नॉर्मल का जो एंगल है उसको आप पता कर सकते हो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के। तो वो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dl, ये वाली लेंथ और ओवर ये वाली लेंथ, और इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाली लेंथ ओवर ये वाली लेंथ। लेकिन dx जो है वो निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें ये डायरेक्शन x का ये डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम a से b इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये cos थीटा sin थीटा ये हो गया, मिल गया, तो हम n हमको मिल गया cos थीटा i प्लस sin थीटा j, ये n का डायरेक्शन है। अब n के डायरेक्शन मिल गया तो हम v डॉट n फाइंड कर लेंगे। v डॉट n हमको मिल गया,
वी डॉट एन जब मिल गया तो अब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट जिस फॉर्मूले में हमको करना था, इस फॉर्मूले में, इसमें इसको रख देंगे। वो भी हमने रख दिया। यहाँ पे ये डीएल नीचे भी है ऊपर भी है, तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको डी वाई और डी एक्स करके लिख सकते हो। ये सब आप जब ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन वगैरह पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा उसमें, मैथ में, अभी इसी सेमेस्टर में। तो ये डी, अब यहाँ पे वी एक्स और वी वाई के अंदर जो है वो वी एक्स और वी वाई के साई की टर्म्स में फॉर्मूला जो है वो रख देंगे। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको डी साई करके लिख सकते हैं। और डी साई करके लिख सकते हैं तो वो उसको बेसिकली ये साई बी माइनस साई ए हो गया। अब साई बी जो है वो ए की वैल्यू है, मतलब चाहे बी हो चाहे बी प्राइम हो, मतलब किसी भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप स्ट्रीम लाइन के ऊपर, किसी एक स्ट्रीम लाइन पे, तो साई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो वो उसकी वैल्यू हो गई साई वन, और ऐसे ही साई टू हो गई साई ए की वैल्यू। तो ये साई वन माइनस साई टू हो गया। तो बेसिकली निकल के बात ये आई कि दो स्ट्रीमलाइन के बीच में वॉल्यूम फ्लो रेट अगर निकालना हो तो उन दोनों स्ट्रीमलाइन के जो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको स्ट्रीमलाइन के बीच से कितना जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, उसका रेट आपको पता चल जाएगा अगर आप साई की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो एकदम आसान है कि आपने जो है वो वोर्टिसिटी लिख लिया, डी वाई ओवर डी एक्स और डी वी एक्स डेल वी एक्स ओवर डेल वाई, और यहाँ पे वी वाई और वी एक्स में आपने साई वाले फॉर्मूला अगेन डाल दिए, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाती है। इस इक्वेशन को कहते हैं, ये इक्वेशन शायद आपने अब पढ़ ली हो कॉम्प्लेक्स वाले में, कई बार में भी पढ़ाई जाती है कि ये इक्वेशन नहीं, ये ऑपरेटर बेसिकली। अब अगर इफ ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर ओमेगा जेड इक्वल टू जीरो हो तो डेल स्क्वायर साई जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और ऐसे फ्लोज जिनमें वोर्टिसिटी जीरो होती है उन फ्लोज को कहा जाता है इरोटेशनल फ्लोज। ये शायद मैंने कल भी बताया था। ये फॉर इरोटेशनल फ्लो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो होता है। लेप्लास इक्वेशन इसको कहते हैं। लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है स्ट्रीम फंक्शन इरोटेशनल फ्लोज में। आप स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन तो कर सकते हो, चाहे इरोटेशनल हो चाहे रोटेशनल हो, बस आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इनकम्प्रेसिबल के साथ साथ आपका फ्लो इरोटेशनल भी है तो आपका जो ये है स्ट्रीम फंक्शन वो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने का फायदा ये है कि लेप्लास इक्वेशन जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया गया है। उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे अवेलेबल है, उसको आसानी से सॉल्व किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से भी सॉल्व किया जाता है, और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो उससे ये फायदा है कि एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो के लिए साई की, जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका सॉल्व करने का हम भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज तो ये सारी हो गई। अब अगली बात जो है वो इरोटेशनल फ्लोज की कर लेते हैं कि बेसिकली इरोटेशनल फ्लोज होते क्या है और कब अकर करते हैं।
तो इररोटेशनल फ्लो जो है बेसिकली वो फ्लो होते हैं जिसमें वोर्टिसिटी जीरो हो, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो। इनकी खास बात यह है कि इसमें फ्लूइड पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा होता। कल मैंने वो आपको एनिमेशंस कुछ दिखाए थे जिसमें इररोटेशनल फ्लो का भी एग्जांपल था, जिसमें पार्टिकल गोल गोल ऑर्बिट में घूम तो रहा था लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा था। तो उस तरह के फ्लोज इररोटेशनल फ्लोज कहलाते हैं। अब ये इररोटेशनल फ्लो जो है ये कब अकर करते हैं, ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्लो में रोटेशन आता कहां से है। अगर फ्लो हमको ये पता चल जाए कि फ्लो में रोटेशन कैसे आता है, फ्लूइड का पार्टिकल रोटेट कब करता है, तो हम उस कंडीशन से का अपोजिट देख के हम बता सकते हैं कि कब जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी फ्लो इररोटेशनल होगा। तो इररोटेशनल फ्लो जो है वो सॉरी रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स is caused by one of the following two things. दो चीजों से जो है वो फ्लो में रोटेशन आता है। पहली चीज है विस्कोसिटी या विस्कस शियरिंग। यानी कि अगर फ्लो में कुछ विस्कोसिटी है, फ्लो विस्कस है, तो उसमें रोटेशन होगा। जितना फ्लो जो है वो विस्कस होगा उसमें उतना ज्यादा रोटेशन होगा। शियरिंग जो है वो वही शियरिंग से मुराद जो है वो वही आपका शियर स्ट्रेन है। तो जो शियर स्ट्रेन जो विस्कोसिटी की वजह से आती है, तो उसी के साथ साथ रोटेशन भी आता है। और दूसरा जो रीजन है वो बहुत कम अकर करता है। मोस्टली 99% केसेस में विस्कस शियरिंग की ही वजह से फ्लूइड में फ्लो में रोटेशन आ रहा होता है। दूसरा जो रीजन है यही प्रोमिनेंट है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इतना प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरा रीजन है उसका नाम है बैरोक्लिनिसिटी। ये क्या है? इसका मतलब होता है नॉन पैरेलल ग्रेडियंट्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बैरोक्लिनिसिटी की। इनफैक्ट विस्कस शियरिंग की भी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपके नेक्स्ट कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स के आएगा। लेकिन बताने के लिए, कंप्लीटनेस के लिए मैंने बता दिया है कि अगर फ्लो में ऐसा हो कि वेलोसिटी के प्रेशर का ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है और डेंसिटी का ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में, यानी ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर और ग्रेडियंट ऑफ रो, उनके बीच में अगर कोई एंगल है थीटा, तो उसकी वजह से अगर वो अलाइंड नहीं है तो उसकी वजह से भी रोटेशन फ्लो में आता है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरा वाला रीजन तो बहुत कम अकर करता है, वो तो बहुत स्पेशल केसेस में। पहला रीजन जो है वो ज्यादातर होता है। तो पहले रीजन में क्या होता है, पहले रीजन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिलेंडर है या कोई भी बॉडी है, उस पे आप फ्लो स्टडी कर रहे हो, यहां से फ्लो आ रहा है, कैसे बता दिया, तो ये फ्लो आ रहा है। तो लोगों ने पाया ये इसमें कि जो आपकी विस्कोसिटी होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो
एक एक रीजन में ही इंपॉर्टेंट है। जो सिलेंडर पे फ्लो के केस में वो रीजन जो है वो आपका सिलेंडर की सरफेस से लेके और वेक में जो है वो आपका ये रीजन पूरा जो है ये कहलाता है विस्कस रीजन। विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है वो इसी रीजन में ज्यादा दिखता है। बाकी का जो रीजन है वहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट उतना नहीं दिखता। ये वाला जो रीजन है इस पे क्या होता है कि डेल क्रॉस वी यानी वोर्टिसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। तो एडवांटेज ये है इसकी इरोटेशनल फ्लो को स्टडी करने की कि हम ये जो ग्रीन वाला जो रीजन है, जो ज्यादातर जो रीजन है, इसमें हम फ्लो को जो है वो डेल क्रॉस वी इक्वल टू 0 करके स्टडी कर सकते हैं। और जो रेड वाला रीजन है उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा वो अगले कोर्स में देखेंगे। इस कोर्स में वो चीज नहीं आएगी। लेकिन और फिर उन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ जोड़ देंगे। ये वाला सॉल्यूशन ग्रीन वाला इरोटेशनल फ्लो का और रेड वाला सॉल्यूशन विस्कस फ्लो का, दोनों को एक साथ लगा देंगे ऐसा कि यहां पे मैच करे, जहां पे दोनों का इंटरफेस है, विस्कस और इनविसिड रीजन जहां पे मिल रहा है वहां पे उनको मैच कराएंगे। तो वो कैसे कराएंगे वो अगले कोर्स में आप डिटेल में देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के। इस कोर्स में हम खाली जो है ये स्टडी करेंगे इरोटेशनल फ्लोज के इरोटेशनल फ्लोज को कैसे हैंडल करते हैं। डेल क्रॉस वी अगर 0 हो तो उसको कैसे स्टडी किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो फ्लो पास सिलेंडर में अगर विस्कोसिटी नहीं होती, मान लीजिए ये रेड वाला रीजन नहीं होता, विस्कोसिटी नहीं होगी तो रेड वाला रीजन नहीं होगा, तो फिर ये फ्लो कैसा दिखेगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैं आपको इसकी पूरी वेलोसिटी की फील्ड निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो आप अगर डेल क्रॉस वी को 0 मान लिया जाए तो यानी कि विस्कोसिटी को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाए इसमें पूरे फ्लो में, तो सिलेंडर के ऊपर फ्लो कैसा नजर आता है ये हम इस कोर्स में ही कैलकुलेट करेंगे। और वो आप देख भी चुके हो कि हमने इनविसिड इरोटेशनल फ्लोस के लिए डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 कर दिया। तो बेसिकली लैप्लास इक्वेशन को ही किसी तरह हमको सॉल्व करना है। हम उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका लेंगे। अब जो आपके इरोटेशनल फ्लो होते हैं उसमें जैसे इनकम्प्रेसिबल फ्लो में स्ट्रीम फंक्शन हमने डिफाइन किया, ऐसे इरोटेशनल फ्लो में एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जो स्ट्रीम फंक्शन जैसा ही है। उसका मतलब स्ट्रीम फंक्शन की तरह वो भी हमें वेलोसिटी को एक ही फंक्शन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसको कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन और उसको फाई से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल फंक्शन फाई। तो आइडिया ये है कि डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 है फॉर इरोटेशनल फ्लोज। ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस में एक और आइडेंटिटी होती है। कल हमने एक आइडेंटिटी यूज करके वेक्टर कैलकुलस की स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन किया था। वो आइडेंटिटी थी डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अब आज जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई। ये एक आइडेंटिटी है वेक्टर कैलकुलस में।
आप अपने वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तो उसमें प्रूफ करोगे इसको कि डेल क्रॉस डेल फाई जो है वो 0 होता है किसी भी फाई के लिए। अब ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें अगर 1 और 2, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। यानी कि हम जो है वो एक फाई कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ऐसा कि जिसका ग्रेडियंट अगर हम कैलकुलेट कर दे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो इररोटेशनल फ्लोज में आप जो है वो वेलोसिटी को ग्रेडियंट ऑफ फाई की तरह लिख सकते हो, फाई जो कि एक फंक्शन है जिसको कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो वी एक्स इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स, वी वाई इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल वाई। और ये वी जेड के लिए भी वैलिड है पोटेंशियल फंक्शन, वी जेड इज डेल फाई ओवर डेल जेड। लेकिन हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे 3D में, हम 2D में ही रहेंगे। इसी तरह से वी आर अगर आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहते हो तो डेल फाई ओवर डेल आर होता है। और ये ग्रेडियंट के फॉर्मूले से है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के। ये आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से ये मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ आई। और वी जेड में भी लिख सकते हो डेल फाई ओवर डेल जेड ही होगा। अब ये तो हो गई बात पोटेंशियल फंक्शन की। अब ये पोटेंशियल फंक्शन भी आपका कुछ कुछ स्ट्रीम फंक्शन जैसा ही है कि उसमें भी आप इसकी मदद से अपना वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो एक स्केलर फंक्शन की से। तो हमने ये देखा था कि स्ट्रीम फंक्शन हमने डिफाइन किया था इन कंप्रेसिबल फ्लोज के लिए, और अगर जो है वो फ्लो इनकम्प्रेसिबल के साथ साथ इरोटेशनल भी था तो हमारा स्ट्रीम फंक्शन जो है वो लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है। अब यहां पे हमने इसका अपोजिट है, हमने जो पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन किया है वो पोटेंशियल फंक्शन है इरोटेशनल फ्लोज के लिए। लेकिन क्या अगर इरोटेशनल के साथ साथ फ्लो इनकम्प्रेसिबल भी हो तो साई कैसे बिहेव करेगा? क्या वो भी जो है वो फाई कैसे बिहेव करेगा? क्या वो भी साई की तरह लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? ये हम चेक कर सकते हैं। तो इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इन एडिशन टू इरोटेशनल, इरोटेशनल तो है ही अगर फाई की बात हो रही है, अगर फाई की बात हो रही है तो इरोटेशनल तो है ही, तो साथ में अगर इनकम्प्रेसिबल भी है तो क्या होगा? तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। अब ये डेल डॉट वी जो है v इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो डेल डॉट v की जगह लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। और ये डेल डॉट डेल जो है यही आपका होता है डेल स्क्वायर इक्वल टू फाई, अगेन लैपलास इक्वेशन। सो बेसिकली बोथ फाई as well as psi satisfy Laplace equation for incompressible
and irrotational flows. कि अगर फ्लो इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल दोनों है तो फाई और साई दोनों लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कांस्टेंट साई, कर्व्स ऑफ कांस्टेंट साई देखना चाहूं, कांस्टेंट फाई सॉरी, जैसे कांस्टेंट साई के देखे थे, तो वो कैसे होंगे? तो मैं फाई एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लूंगा और डेरिव और इसकी मदद से dy ओवर dx निकालूंगा। तो dy ओवर dx जो है वो होगा माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स ओवर डेल फाई ओवर डेल वाई। ये आपने कैलकुलस में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। अब ये डेल फाई ओवर डेल एक्स जो है वो तो वी एक्स है, और डेल फाई ओवर डेल वाई जो है वो वी वाई है। फॉर फाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट की जो लाइन होती है उसकी स्लोप माइनस वी एक्स ओवर वी वाई होती है। अच्छा, पीछे हमने देखा था कि डेल डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये फॉर कांस्टेंट फाई है। डी वाई ओवर डी एक्स फॉर कांस्टेंट साई क्या होती है? माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स ओवर डेल साई ओवर डेल वाई। अब ये माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स जो है वो वी वाई होता है, और डेल साई ओवर डेल वाई वी एक्स होता है फॉर साई इक्वल टू कांस्टेंट। साई इक्वल टू कांस्टेंट की जो लाइन होती है उनकी स्लोप वी वाई ओवर वी एक्स होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स एट कांस्टेंट फाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स एट कांस्टेंट साई क्या हो जाएगा? माइनस वी एक्स ओवर वी वाई इंटू वी वाई ओवर वी एक्स, सो इक्वल टू -1। तो अगर दो कर्व की स्लोप -1 हो, का प्रोडक्ट -1 हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कर्व्स ऑफ कांस्टेंट फाई आर परपेंडिकुलर टू द कर्व्स ऑफ कांस्टेंट साई, जो के होते हैं स्ट्रीमलाइन। कांस्टेंट साई के ही कर्व स्ट्रीमलाइंस भी होते हैं, आज हमने देखा है। तो बेसिकली अगर किसी फ्लो में आपकी स्ट्रीमलाइंस ऐसे हैं, ठीक है, तो ये अगर स्ट्रीमलाइन है यानी कि साई इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका जो कांस्टेंट फाई के कर्व होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा स्ट्रीमलाइन और कांस्टेंट फाई के कर्व के बीच में। फाई इक्वल टू C1 C2 कुछ भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल होंगे। अच्छा, हमने एक चीज देखी
कि Vx को हम साई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और फाई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो Vx को अगर साई की टर्म्स में लिखा जाए या पहले फाई की टर्म्स में लिखा जाए तो ये होता है डेल फाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। और अगर Vx को साई की टर्म्स में लिखा जाए तो वो होता है डेल साई ओवर डेल वाई। इसी तरह से अगर Vy को फाई की टर्म्स में लिखा जाए तो डेल फाई ओवर डेल वाई होता है, और अगर साई की टर्म्स में लिखा जाए तो माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स होता है। अब ये इक्वेशन आपकी देखी हुई है, आप इसको जानते हो। ये मैं अटेंडेंस खोल देता हूं, जब तक ये इक्वेशन देख के बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है। हाँ भाई, अटेंडेंस मैंने खोल दी है, आप लगा सकते हो। जी, किसी को याद आई है इक्वेशन? डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई, डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल एक्स। भाई ये तो अभी पढ़ रहे हो, इसी सेमेस्टर में चल रही है ये तो। CR इक्वेशन सर। वेलकम। हाँ, फिर से CR बोलिए, पूरा इक्वेशन, नाम बोलिए, पूरा बोलिए, कोशी पूरा नाम। रीमान इक्वेशंस। कोशी रीमा इक्वेशन बेसिकली वो वहां पे मैथ में u और v की टर्म्स में पढ़ा होगा, वो u और v की जगह फाई और साई यूज कर लिया है हमने, अदरवाइज है तो सेम ही, कोशी रीमा इक्वेशन है ये। तो आप u और v की टर्म्स में मैथ में पढ़ते हो, यहाँ पे हमने इसको बस लिख दिया है उसकी टर्म्स में, साई और y के। तो ये कुछ नहीं है, ये कोशी रीमा इक्वेशन है। तो बेसिकली साई और फाई दोनों कोशी रीमा इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। और इसको देख के अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि साई और फाई जो है वो आपके लेप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहे थे, क्योंकि लेप्लास इक्वेशन भी इसी से रिलेटेड है। हार्मोनिक फंक्शन आपका होगा तो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इससे यह भी पता चल रहा है कि फाई और साई जो है ये बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट है। फाई और साई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाई और साई जो फंक्शन है उनको हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अगर आप इसकी मदद से लेप्लास इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो, आगे हमको जैसे कुछ कुछ स्टडी लेप्लास, अगला काम यही है कि लेप्लास इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन देखना है। अगर इसकी मदद से आप देख लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम वो रूट लेंगे नहीं। हम आसानी के लिए, भले ही आपने वो अभी इस सेमेस्टर में पढ़ लिया है ये कोशी रीमा इक्वेशन और ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो लेकिन फिर भी हम जो है साई और फाई को अलग अलग ही रख के सॉल्व करेंगे, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में
स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो किताब में देख सकता है। कुछ किताबें मैं बता सकता हूँ, तो वो उसमें साई और फाई को मिला के एक साथ लिख देते हैं, तो आपका साई और फाई का सॉल्यूशन एक साथ आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब की टर्म्स में सॉल्व करते हैं तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लेके एक साथ साई और फाई दोनों पता चल जाते हैं। लेकिन हम जो है अभी जो करेंगे उसमें अलग अलग ही करेंगे। अच्छा, एक चीज और जो नोट करने की है वो ये है कि एक आइडेंटिटी होती है अगेन वेक्टर कैलकुलस में, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट वी माइनस डेल क्रॉस वी। ये एक आइडेंटिटी है। अब अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो लो तो ये जीरो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर आप इररोटेशनल फ्लो लो तो ये भी जीरो। तो बेसिकली फॉर इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लोज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली आपका जो वेलोसिटी है वो भी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ साई और फाई नहीं बल्कि वेलोसिटी भी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लेकिन साई और फाई से फंक्शन फायदा ये है कि अकेले साई या अकेले फाई से वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मिल जाते हैं, जबकि वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए ये वेक्टर लेप्लास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के दो हिस्से हैं, डेल स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके ये दो इक्वेशन है आपस में, क्योंकि ये वेक्टर लेप्लास इक्वेशन है। और जो साई और फाई है उसमें ये है कि किसी एक को सॉल्व करके भी आपको दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे वेलोसिटी के। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लैप्लास इक्वेशन को कुछ सिंपल केसेस के लिए हमारा सॉल्यूशन इसका इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लोस का कुछ सिंपल केसेस में सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि वो अभी मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब यह है कि आप एक अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको जो है आपने लीनियर इक्वेशन के अगर आपने दो सॉल्यूशन ले लिए तो उन दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो तब भी वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नया सॉल्यूशन जो जोड़ के आएगा। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को जोड़कर नया सॉल्यूशन बनाना। तो आइडिया ये है कि हम सिंपल सिंपल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान दिखने में फ्लो के सॉल्यूशन। हमारा एम ये है कि हम जो है वो सिलेंडर पे फ्लो स्टडी करना चाहते हैं, इरोटेशनल फ्लो। तो सिलेंडर पे फ्लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ सिंपल ऐसे सॉल्यूशन है जिनको जोड़कर आप जो है वो सिलेंडर के ऊपर फ्लो बना सकते हो। तो बेसिकली यही आइडिया है। तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे एलिमेंट, पहले हम वो सिंपल सॉल्यूशन स्टडी करेंगे जिनको जोड़ के हम और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सिंपल जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं जिनको जोड़ के हम और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे उनको कहते हैं एलिमेंट्री सॉल्यूशंस। एलिमेंट्री सॉल्यूशन में सबसे पहला है सबसे आसान फ्लो, इससे आसान कोई फ्लो हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो कुछ नहीं होता, बस सीधे सीधे फ्लो होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में अनडिस्टर्ब्ड। बस ये एक
u वेलोसिटी से जो है वो फ्लो आपका x डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी तो निकालना बड़ा आसान है। यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी क्या है? अगर u मैग्नीट्यूड से x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो बस v इज इक्वल टू यू आई। यही है यूनिफॉर्म फ्लो। हाँ, तो ये हमको वेलोसिटी पता है इसकी, यूनिफॉर्म फ्लो की ये होती है, तो वेलोसिटी की मदद से हम इसका फाई और साई फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, वी एक्स या वी वाई तो जीरो है, वी एक्स ले लो। तो बेसिकली वी एक्स इज इक्वल टू यू। अब वी एक्स क्या होता है? डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू यू। सो दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी, फाई इज इक्वल टू यू एक्स। इसी तरह से डेल साई ओवर डेल वाई is equal to Vx is equal to u. So this implies psi is equal to uy. तो ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आपका साई और फाई हो गया। अगर आप कांस्टेंट साई की लाइंस देखो तो ये आपकी कांस्टेंट साई की लाइन है, साई इक्वल टू कांस्टेंट की जो स्ट्रीम लाइन है। और अगर आप कांस्टेंट फाई की लाइन देखो तो वो इसके परपेंडिकुलर आप बना सकते हो। भाई फाई इक्वल टू यू एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई क्या होगा? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बेसिकली ये आपकी कांस्टेंट साई, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, और ये साई इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमको यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक फ्लो है, उसके लिए हमको वेलोसिटी हमको पता थी, हमने उससे फाई और साई निकाल लिए। बाद में ये यूनिफॉर्म फ्लो हम यूज करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड फ्लो बनाने के लिए। अगला अगला जो एलिमेंट्री सॉल्यूशन है वो है लाइन सोर्स। अब लाइन सोर्स क्या होता है? लाइन सोर्स आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पॉइंट है, उसमें से फ्लो बाहर आ रहा है, ऐसे करके रेडियली स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं। ये कहलाता है लाइन सोर्स। तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक पॉइंट है, अच्छा ये लाइन सोर्स है। इसी तरह से होता है लाइन सिंक, उसमें स्ट्रीमलाइन जो है वो अंदर जारी होती है, यानी कि एक जैसे नाली में किसी में फ्लो होता है ना, कि सिंक का जो वो है नाली है कि उसमें सीधे फ्लो अंदर जा रहा है एक पॉइंट में, तो वो होता है लाइन सिंक। ये है सिंक और ये है सोर्स। सोर्स और सिंक दोनों रिलेटेड है, बस साइन का फर्क होता है दोनों में। तो सोर्स और सिंक को जो डिफाइन करती है चीज वो है कि उनका वॉल्यूम फ्लो रेट, कि उसमें से कितना वॉल्यूम जो है वो रेट ऑफ फ्लो कितना है उसका। तो अगर हम अज्यूम करें कि टोटल जो मास फ्लो, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है
टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट अगर Q अज्यूम कर ले, यानी कि इस पॉइंट में से कितना वॉल्यूम निकल रहा है Q, तो वो कैसे निकाल सकते हैं कि अगर एक सर्किल इसके चारों तरफ खींच लें और उसके ऊपर वॉल्यूम, उस सर्किल के ऊपर वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड कर लें, तो बेसिकली हमको मिल जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट जो कि इस पॉइंट में से निकल रहा है, और उसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम Q से उसको डिनोट करते हैं तो बेसिकली अगर एक सर्किल ड्रॉ करें और उसका जो है वो निकालें कि उसमें से वॉल्यूम कितना जो है वो पास हो रहा है, तो वो Q आएगा, टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट, ये तो लिख दिया Q है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं टोटल निकालने की बजाय सिर्फ इतने पोर्शन पे निकालूं, सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर निकालूं, ये एंगल थीटा है अगर, तो इतने पोर्शन में से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा होगा, यानी ये वाली स्ट्रीमलाइन, ये वाली स्ट्रीमलाइन और ये वाली स्ट्रीमलाइन, इन दोनों स्ट्रीमलाइन जो है, इन दोनों के बीच में से कितना फ्लो आ रहा होगा अगर टोटल फ्लो Q है। हम उसको फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि टोटल फ्लो यानी टू, अगर ये थीटा इक्वल टू 2 पाई है, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो फ्लो रेट इज स्मॉल q। तो इसका मतलब यह है कि फ्लो रेट बिटवीन A एंड B, फ्लो रेट बिटवीन A एंड B कितना हो जाएगा, Q थीटा ओवर 2 पाई। भाई 2 पाई का थीटा फ्रैक्शन, थीटा ओवर 2 पाई, इसको स्केल कर दिया। अगर अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई है तो Q हो जाएगा ये, और अगर थीटा की वैल्यू कुछ और है तो ये आपका जो है वो कुछ कम हो जाएगा फ्लो रेट। और A और B के बीच में ये फ्लो है, तो अभी हमने देखा था कि स्ट्रीमलाइन के बीच में जो फ्लो रेट होता है दो स्ट्रीमलाइन के, वो उन्हीं स्ट्रीम फंक्शन का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा साई B माइनस साई A। अच्छा, साई B जो है वो स्ट्रीमलाइन है जो थीटा एंगल पे है, और साई A वो स्ट्रीमलाइन है जो 0 एंगल पे है, 0 डिग्री पे है, और इनका जो डिफरेंस है वो निकल के आ रहा है Q ओवर 2 पाई थीटा। अब साई जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, उसमें जो है वो आप कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आर्बिट्रेरीली चूज कर सकते हो किसी एक स्ट्रीमलाइन की। तो इसकी साई A की वैल्यू ये चूज कर ली हमने कन्वीनियंस के लिए, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए साई एट थीटा जो है, साई B वो इन जनरल किसी भी साई के लिए जो कि थीटा एंगल पे हो, वो साई आपका Q ओवर 2 पाई थीटा हो जाएगा। तो सोर्स के लिए Q ओवर 2 पाई थीटा आपका स्ट्रीम फंक्शन है। साई बी होगा सर ये। हाँ साई B है, लेकिन साई B को इसलिए लिख दिया साई, क्योंकि साई जो है, साई B क्या है, साई B वो साई है जो कि थीटा एंगल पे है। तो इन जनरल कोई भी साई जो कि थीटा किसी और थीटा पे हो, उसको भी इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये एक इन जनरल एक किसी भी साई के लिए, मतलब मुझे अगर ये इस थीटा के लिए ये साई बी था, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये साई सी हो जाएगा, इस वाले थीटा के लिए ये साई डी हो जाएगा। मतलब आप थीटा की वैल्यू चूज करो तो वो किसी भी साई के लिए वैलिड है। वो निकालने के लिए हमने जो है वो उसको साई बी लिखा था, लेकिन वो साई बी तो एक जनरल साई है ना, मतलब थीटा एंगल लिया है ना, कोई थीटा की कोई वैल्यू तो प्रेस्क्राइब नहीं की, एक थीटा की, थीटा एक जनरल थीटा लिया है, तो कोई भी स्ट्रीमलाइन हो उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस वाली स्ट्रीमलाइन की बात करो तो इसका ये अपना थीटा हो सकता है, तो ये किसी भी स्ट्रीमलाइन के लिए वैलिड है। तो ये स्ट्रीम फंक्शन जो है वो सोर्स के लिए, लाइन सोर्स कहते हैं इसको, लाइन सोर्स के लिए क्यू ओवर टू पाई थीटा होता है। अब आपको अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी तो आप जो है वो निकाल सकते हो, वी एक्स होता है हमारा डेल साई ओवर डेल वाई, और वी वाई होता है हमारा डेल साई ओवर डेल एक्स। बल्कि यहाँ पे क्योंकि वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है ये, तो इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, तो वी आर होता है डेल साई ओवर डेल आर, सॉरी नॉट डेल आर, डेल साई ओवर आर डेल थीटा ई आर, और ये होता है आपका डेल साई ओवर माइनस डेल साई ओवर डेल आर ई थीटा। तो डेल साई ओवर डेल आर तो जीरो हो जाएगा, ये तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साई में आर है ही नहीं, ओनली थीटा है, तो ये बच जाएगा। तो हमको मिलेगा फाइनली v इज इक्वल टू क्यू ओवर टू पाई आर ई आर। ये आपका उसका फॉर्मूला है आपके वेलोसिटी का लाइन सोर्स के लिए। अच्छा, फॉर अगर लाइन सिंक की बात हो तो क्यू नेगेटिव है, इफ क्यू इज नेगेटिव तो ये जो स्ट्रीमलाइन बाहर की तरफ जा रही है इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्यू लेस देन जीरो के लिए, ये क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए। इफ क्यू इज नेगेटिव then it is a सिंक, ये सिंक हो जाएगा सोर्स की जगह, फ्लो अंदर की तरफ जा रहा होगा बाहर निकलने की जगह। अच्छा, वो कोशी रीमा इक्वेशन यूज करके आप फाई भी निकाल सकते हो, कोई सी भी कोशी रीमा इक्वेशन आप यूज कर लो, तो आपका जो है वो, या फिर आप वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो। बेसिकली आपका वी आर होता है डेल फाई ओवर डेल आर ना, तो इसलिए फाई जो है वो हो जाएगा इंटीग्रल वी आर टी आर, इंटीग्रल क्यू ओवर टू पाई आर डी आर इज इक्वल टू क्यू ओवर टू पाई log r, natural log r. So basically phi is equal to q over 2 pi natural log r। ये आपका लाइन सोर्स के लिए आपका हो गया पोटेंशियल फंक्शन। तो पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी तीनों हमको मिल गए लाइन सोर्स या लाइन सिंक के लिए। अगला एलिमेंट्री सॉल्यूशन है लाइन वोर्टेक्स।
लाइन वोर्टेक्स क्या है कि एक पॉइंट है, उसके अबाउट स्ट्रीमलाइन ऐसे करके गोल गोल घूम रही है। इसकी खास बात यह है कि इसका सर्कुलेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, कि आप किसी भी सर्किल में इसका सर्कुलेशन अगर कैलकुलेट करो तो वो कांस्टेंट होगा। सर्कुलेशन इज इक्वल टू गामा, कांस्टेंट है। तो सर्कुलेशन कैसे निकालते हैं? सर्कुलेशन निकालते हैं गामा इज इक्वल टू इंटीग्रल v डॉट dl 0 टू 2 पाई, सॉरी 0 टू 2 पाई नहीं, क्लोज इंटीग्रल ओवर दिस कर्व सी के ऊपर निकालना है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये है, अच्छा डीएल क्या है? अगर ये आपका सर्किल है कर्व, तो डीएल का जो डायरेक्शन है, डीएल ये लेंथ है डीएल, और इसका डायरेक्शन ई थीटा होगा, ई थीटा। तो ये सर्कुलेशन आपका हो जाएगा v डॉट ई थीटा डीएल, और ये डीएल सर्किल के केस में क्या होता है? आर डी थीटा। सर्किल के केस में डीएल होता है आर डी थीटा, आर डी थीटा। और जब इसे आर डी थीटा की टर्म्स में लिखेंगे तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू 2 पाई थीटा की टर्म्स में। तो इसको लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई v डॉट ई थीटा इज v थीटा आर डी थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है वो गामा कांस्टेंट तभी हो सकता है अगर v थीटा गामा कैन बी गामा विल बी ए कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब है कि आर पे डिपेंड नहीं करता, आप सर्किल कितना भी बड़ा या छोटा ले लो, जो है वो सर्कुलेशन कांस्टेंट रहेगा। सो गामा विल बी ए कांस्टेंट, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ आर इफ v थीटा इज इक्वल टू गामा ओवर 2 पाई आर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर इस इंटीग्रल में v थीटा जो है वो गामा ओवर 2 पाई आर रख दिया जाए, 0 टू 2 पाई v थीटा की जगह गामा ओवर 2 पाई आर रख दिया जाए, तो इनटू आर डी थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर आर तो हो जाएगा कैंसिल, और ये गामा कांस्टेंट है तो ये जो है वो डी थीटा 2 पाई हो जाएगा, तो ये गामा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। सो बेसिकली हमको ये पता चला कि वोर्टेक्स का जो सर्कुलेशन है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट इंडिपेंडेंट सर्किल के तभी होगी जब वेलोसिटी जो है वो ये सेटिस्फाई करे। तो ऐसे जो वेलोसिटी है हमारा, ये लाइन वोर्टेक्स जो है, इसकी वेलोसिटी बेसिकली निकल के आई गामा ओवर 2 पाई आर ई थीटा। और आर में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि आर में वोर्टेक्स में वेलोसिटी नहीं होगी, वो तो फिर सोर्स या सिंक साथ में हो जाएगा। प्योर वोर्टेक्स जो है जिसमें गोल गोल घूम रहा है, उसमें वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये वोर्टेक्स, लाइन वोर्टेक्स की
वेलोसिटी हो गई। अब जब ये वोट लाइन वोर्टेक्स की वेलोसिटी हो गई तो इसको आप इंटीग्रेट करके फाई और साई निकाल सकते हो अगेन यूजिंग v थीटा इज इक्वल टू डेल फाई ओवर आर डेल थीटा। तो इससे आप फाई निकाल सकते हो, तो फाई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी गामा ओवर 2 पाई थीटा। इसी तरह से v थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल आर। तो इससे इंटीग्रेट करके साई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी माइनस गामा ओवर 2 पाई एल एन आर। सो बेसिकली ये आपकी फाई और साई हो गए लाइन वोर्टेक्स के लिए। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है। अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है तो गामा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी हमने सोर्स पढ़ा, यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ा, सोर्स और सिंक पढ़ा और वोर्टेक्स पढ़ा। अब ये सोर्स और सिंक जो है इन दोनों को मिला के एक और बनता है एलिमेंट्री फ्लो, जिस एलिमेंट्री सॉल्यूशन जिसको कहते हैं डबलेट। और डबलेट को यूनिफॉर्म फ्लो के साथ में मिला देते हैं तो बन जाता है सिलेंडर के ऊपर फ्लो। तो अब तो वो नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, लेकिन ये है कि होपफुली अब नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगा ये कोर्स, मतलब ये पार्ट यूनिट। ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।